बैलेंस ऑफ ट्रेड चैप्टर पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, ध्यान से सुनते रहना आप। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट सॉरी स्टार्ट हुआ था बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता था बैलेंस ऑफ पेमेंट? कशिश क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? क्रेडिट और डेबिट, बस। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? क्या होता था? क्या था बैलेंस ऑफ पेमेंट? अरे तुम क्लास में आते हो बिल्कुल रिवाइज नहीं करके आते, ऐसा कुछ होता है? क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? हर्षिता, क्या होता है बीच में? क्या होता है? क्या होता है? सीधी सी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। सारे फोन अपने साइलेंट वाइलेंट पे डाल दो और पूरा ध्यान दो। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट होती है जो प्रोवाइड करती है रिकॉर्ड्स किसके? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के। आपने जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करे उसका स्टेटमेंट देती है कौन? बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बारे में बताती है जो भी आपने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करे किसके बीच में? रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मान लो अभी हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया वाले बंदे ने ट्रांजेक्शन करी किसी ऐसे बंदे के साथ, मिस्टर जॉन के साथ, जो कहाँ रहता है? यूएसए के अंदर। तो जो भी आपने पूरे साल में जो ट्रांजेक्शन करी, सिर्फ हमारी नहीं, सिर्फ हमारी नहीं, सबकी, ऑल ओवर इंडिया, जिस जिस भी बंदे ने बाहर से किसी के साथ ट्रांजेक्शन करी उसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अब सर बोले तो रेजिडेंट्स का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट्स का मतलब सारे 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 कौन आते हैं? इंडिविजुअल्स आती हैं, सारी फर्म्स आती है, सारी गवर्नमेंट एजेंसीज आती है, लेकिन इंडिविजुअल्स में कौन नहीं आता? डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं आता, फॉरेन मिलिट्री नहीं आती, टूरिस्ट नहीं आते, माइग्रेटरी वर्कर्स नहीं आते, फॉरेन कंपनीज नहीं आती। ठीक है, कौन कौन नहीं आता? डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स, टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स और फॉरेन कंपनीज। लास्ट क्लास में डिटेल में समझा दिया था कौन सी चीज क्या क्या होती है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? इसमें चार आइटम्स होती थी। एक तो विजिबल आइटम्स होती थी, इनविजिबल आइटम्स होती थी, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते थे और कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं। विजिबल आइटम्स होते हैं गुड्स जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसका आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो होती थी विजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स तीन चीजें होती थी, शिपिंग होती थी, बैंकिंग होती थी और इंश्योरेंस। तीन वर्ड्स आपको याद करने हैं सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज कैसी होती है? इंटेंजिबल होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होता है? वन वे ट्रांसफर्स। मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन बदले में आपसे कुछ लूंगा। गिफ्ट दे रहे हो किसी को, ट्रांसफर कर रहे हो। रेमिटेंसेस, वर्ड क्या था? रेमिटेंसेस। आपका यूएसए में एक फ्रेंड रहता है, उसको आपने पैसे भेजे, या किसी का कोई रिलेटिव रहता है उसने पैसे भेजे लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। और इसका एक और वर्ड था, क्या बोलते थे इसको? और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स एक और वर्ड था इसका, क्या था? अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता था? क्या होता है कैपिटल ट्रांसफर्स? क्या होता था मनीष? क्या था कैपिटल ट्रांसफर्स? पढ़ के भी नहीं समझ में आएगा? ये सामने लिखा हुआ है कैपिटल ट्रांसफर्स, बता पढ़ के भी क्या होता था कैपिटल ट्रांसफर्स। हाँ, यही वाला नहीं समझ में आया था तो क्लास में तो मैं बना करता हूँ, लास्ट क्लास में तूने तो पूछा ही नहीं था। अभी तो तू आए तो पहले भी कर रखा है भाई। तो क्या होता था? आती हो एकदम ब्लैंक, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता अंदर से कि हमारे एग्जाम आ रहे हो और हम ऐसे बिल्कुल अब भी नहीं पढ़ के जा रहे? क्या होता था? मनी जो मिलती है एसेट्स क्या? परचेज और सेल से। कैपिटल रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, या तो तुमने किसी से कर्जा लिया, बोरिंग्स करी तो पैसा आया, तो पैसा तो आ रहा है लेकिन लाइबिलिटी बढ़ रही है। या फिर तुमने अपनी किसी एसेट को बेच दिया, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो पैसा तो आ रहा है लेकिन एसेट तुम्हारी कम हो गई। पैसा आने के दो रीजन, दो कारण, या तो आपने लोन लिया किसी से, लाइबिलिटी बढ़ गई, या फिर आपकी एसेट कम हो गई, पैसा तो आया। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल पेमेंट मतलब या तो आपने एसेट को परचेज करा या अपनी किसी लाइबिलिटी को आपने पे करा, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल पेमेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, डेबिट साइड होती है। क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हो? इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स को रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे किसको रिकॉर्ड करते हो? आउटफ्लोस को। ठीक है, फिर तीन तरीके का बीओपी होती है। बैलेंस बीओपी होता है, सरप्लस बीओपी होता है, डेफिसिट बीओपी होता है। बैलेंस बीओपी क्या होता है? जब आपके इंपोर्ट्स किसके बराबर है? एक्सपोर्ट्स के बराबर है। सरप्लस बीओपी क्या होता है? जब आपके इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। डेफिसिट बीओपी क्या होता है? जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट्स क्या है? कम। तो ये तो क्या हुआ आपकी समरी हुई। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता था? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड द इंपोर्ट ऑफ द
विजिबल गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ किसकी बात करते हैं, विजिबल गुड्स की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन होता है किसका, एक्सपोर्ट्स का एंड इम्पोर्ट्स का, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स अच्छा है तो बड़े में से किसको माइनस करेंगे, इम्पोर्ट्स को माइनस करेंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। और किसकी बात करेंगे हम, विजिबल गुड्स की बात करेंगे, बाकी तीन की हम यहाँ पर बात नहीं करते। इतनी सी बात समझ में आती है नहीं आती, रिवाइज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। एक्सपोर्ट्स को किस साइड पे लिखोगे, पॉजिटिव साइड पे लिखोगे, बीओपी की बोले तो क्रेडिट साइड पे। एक्सपोर्ट्स की बात करोगे तो नेगेटिव साइड पे लिखेंगे, कौन सी साइड, डेबिट साइड पे लिखोगे, ठीक है। बीओटी इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है इसको, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस बोला जाता है। इसके भी एक सरप्लस बीओटी होती है और एक क्या होती है, डेफिसिट बीओपी होती है। सरप्लस बीओटी का मतलब एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, डेफिसिट बीओपी व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट बीओटी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, ये हमने समझ लिया था। अच्छा, दो चीज हमने समझी थी, एक चीज के ऊपर फोकस करना था, अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट विद फेवरेबल बीओपी, और अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट विद फेवरेबल बीओटी। इसका मतलब क्या था, क्या था इस लाइन किसका मतलब, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। पापा कौन है, बीओपी के बीओटी, बीओपी, और बेटा, ठीक है। अब पापा का अगर लॉस हो जाता है, अनफेवरेबल, इसका पापा का लॉस हो गया, अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट विद द फेवरेबल बीओटी, नहीं कर सकता। अच्छा, बेटे का लॉस हो गया तो उसको पापा क्या कर देंगे, बेयर कर देंगे, ठीक है, बस सिंपल। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, दो कंपोनेंट्स थे, एक था करंट अकाउंट और एक कौन सा था आपका, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, current account refers to an account which records all the transaction relating to exports and import of goods and services and unilateral transfers। तो करंट अकाउंट में तीन चीजें आती थी, गुड्स भी आता था, विजिबल आइटम्स भी आती थी, इनविजिबल आइटम्स भी आती थी, और क्या आते थे, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आते थे, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर्स नहीं आते, कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं आती थी। और यहाँ पर क्या आती थी, इन्वेस्टमेंट पेमेंट, इन्वेस्टमेंट की इनकम आती थी, फोर्थ वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की यहाँ पर बात होती थी। इसके अंदर भी दो चीज होती थी, एक होती थी ट्रेड डेफिसिट और एक होता था ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिसिट कब कब होती थी, जब इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, और ट्रेड सरप्लस कब होता था, जब एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करें तो तीन सर्विसेज कौन सी, शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। पैसा आ रहा है तो पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो नेगेटिव साइड पे लिखोगे, नेगेटिव साइड कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। एंड रिसिप्ट ऑन द पॉजिटिव साइड बोले तो क्रेडिट साइड पे। यूनिलेटरल अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, तो आपके पास सिर्फ पैसे पैसे आ रहे हैं, गिफ्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ा था, एनएफआईए, पैसा आ रहा है फ्रॉम अब्रॉड, पैसा आ रहा है फ्रॉम अब्रॉड, तो कौन सी साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। पैसा जा रहा है टू अब्रॉड, डेबिट साइड पे। वी आर पेइंग टू मिस्टर जॉन लिविंग इन यूएसए, तो पैसा जा रहा है कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। मनी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जॉन, पैसा आ रहा है कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, अब देखो ये वाला पॉइंट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन पे नहीं लिखा लेकिन एक पॉइंट है, इनकम एंड रिसिप्ट फ्रॉम पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। इंटरेस्ट से पैसा आया, रेंट से पैसा आया, प्रॉफिट से पैसा आया। इन्वेस्टमेंट इनकम कौन सी इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम, भाई इंटरेस्ट, पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। बिल्डिंग वगैरह परचेज करी तो क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। और बिजनेस में पैसा लगाया तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये सब पढ़ा, फिर क्या पढ़ा था हमने, बैलेंस इन द करंट अकाउंट। तो इसके अंदर दो बैलेंसेस होते थे, या तो सरप्लस बैलेंस होता था या फिर डेफिसिट बैलेंस होता था। करंट अकाउंट में दो बैलेंसेस, एक सरप्लस बैलेंस होता था और एक कौन सा बैलेंस होता था, डेफिसिट। डेफिसिट बैलेंस तो क्या होता था, सीएस क्या होता था, सरप्लस बैलेंस व्हेन इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज, क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन द डेबिट आइटम, इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है। सी एस सिग्निफाइज दैट द नेशन इज अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या था हर्षिता, सी एस सिग्निफाइज दैट द नेशन इज लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पैसे की, सी एस सिग्निफाइज दैट द नेशन इज लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या सिखाया था लास्ट क्लास में, हंस के दिखा दे तो सारे के सारे बस। और उस पे पेपर में क्या स्माइली बना के आ जाओगे सारे आंसर्स, और नंबर मिल जाएंगे। बोल, तू बोलता नहीं है, तेरे को पहले भी तूने कर रखा था, बोल जल्दी से आंसर बोल। मनी लैंड कर रखी है, बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ऐसे भी ये बताओ सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे ना फिर बोल। लास्ट क्लास में समझाया था, ये तो सेकंड टाइम है तेरा भी।
ध्रुव, फिर भी तू मनी लैंड। और अभी परसों ही समझाया, वो तो मैं इतना भला हूँ कि दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ, वरना तुम लोग तो गायब, गॉन एकदम। और लॉजिकली नहीं समझते, फिर क्या करते हो, रट्टे मारने बैठ जाते हो, फिर वो रट्टे लगते नहीं है, फिर बोलते हो सर उस टाइम पर नहीं हो पाएगा, उस टाइम पर नहीं हो पाएगा, वरना रिवीजन में कितना टाइम लगा तुम देख रहे हो अभी, 10 मिनट नहीं हुए अभी, और जितना पढ़ाया था उसकी रिवीजन हो गई हमारी, और इतने तुम घर पे टाइम लेके आते थे। बोलो लवन्या, CS। तो हम गुड्स लैंड कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे, इम्पोर्ट से, तो हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लैंड कर रहे हैं ज्यादा, उसके केस में लैंड आया था, ना कि मनी के केस में आया था यहाँ पर। और CAD सिग्निफाइज दैट नेशन इज द बोरोअर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो डेफिसिट में है, तो यहाँ पर क्या है, इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, तो हम ज्यादा सामने वाले के गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। चलो, सारे ऐसे ब्लैंक बैठे होते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या सीखा था, क्या होता था कैपिटल अकाउंट में अंदर, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल दोस ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉज अ चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। कैपिटल अकाउंट में अभी समझाया ना, कैपिटल ट्रांसफर्स में किस में चेंज आएगा, या तो आपके एसेट्स में चेंज आएगा या आपके बोरिंग्स में चेंज आएगा। all those transactions between the resident of the country and the rest of the world cause इफेक्ट क्या आएगा सर, आपकी एसेट या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। एसेट कब बढ़ेगी, हाँ भाई अनिश, एसेट कब बढ़ेगी, अभी समझाया था कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर। किसने बोला, मैंने कब बोला, मैं तो रिसिप्ट्स भी बोला और मैं तो पेमेंट्स भी बोला। एसेट्स को सेल करके लायबिलिटी, अभी डिसोल्यूशन टॉपिक पे चला गया। बोल समर्थ। कैपिटल पेमेंट्स जब हम करेंगे, कैपिटल पेमेंट्स करेंगे, तो एसेट्स बढ़ना मतलब पेमेंट करना, कौन सी पेमेंट, कैपिटल पेमेंट्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब एसेट्स बिकेंगी, रिसिप्ट्स मतलब एसेट्स बिकेंगी, तो एसेट के अंदर चेंज आएगा, एसेट बढ़ भी सकती है, एसेट कम भी हो सकती है। एसेट कब बढ़ेगी, जब तुम खरीदोगे, खरीदोगे तो पैसा जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल पेमेंट्स। एसेट्स कब कम होगी, जब उसको बेचोगे, एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। और लाइबिलिटीज की बात करें, लाइबिलिटीज की किसकी बात कर रहे हैं, लाइबिलिटीज की बात करें यहाँ पर, लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज कब बढ़ेगी, जब हम बोरिंग्स करेंगे। और लाइबिलिटीज कब कम होगी, जब हम कैपिटल पेमेंट्स करेंगे, ठीक है, ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड टू इट्स गवर्नमेंट। किसी को अभी कोई डाउट है, हम घर पे जाके फिर रिवाइज मत करना, फिर परसों परसों, आज तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर तो कोई पूछेगा नहीं इस वाले चैप्टर को, फिर अचानक से मैं प्रकट होऊंगा और बोलूंगा बेटा टेस्ट, तो तुम बोलोगे हमें तो आता ही नहीं है। घर पे जाके रिवाइज, अरे 20 मिनट लगते हैं रिविजन में, और टॉपिक एकदम पक्का पक्का हो जाता है। It is related to claim the liabilities of the financial nature. Capital account is used to finance deficit in the current account. अब इसका कोई मतलब बताओ, फाइनेंस करेंगे डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट किस में हेल्प करेगा टू फाइनेंस द डेफिसिट इन करंट अकाउंट। गुण बता दो कोई तो आंसर, क्लास क्लास में भी थे, एक आंसर तो बताओ, बोलो जल्दी, फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट। हर्षिता, ऐसे बैठे होते हो, मैं वो तो मैं हर चीज बता के चलता हूँ तुम लोगों को, फिर भी हाँ बोल, जब, सही बोला इसने, किसी को पता है, पता है बताओ। एक होता है रट्टू तोता, तुम रट्टा मार भी नहीं सकते मैक्रो को, तुम्हें कुछ समझ में आता ही नहीं है, पता नहीं समझ में नहीं आता। करंट अकाउंट के अंदर अगर डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है, हमने इंपोर्ट ज्यादा कर रखी है एक्सपोर्ट से, पैसा चाहिए पेमेंट करने के लिए, कहाँ से आएगा, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा,
कैपिटल अकाउंट में पैसा कहाँ से आता है? या तो बोरिंग्स करेंगे या फिर एसेट्स को बेचना पड़ेगा। तो फाइनेंस करना है डेफिसिट, भाई जो लॉस है उसको खत्म करना है ना, तो हमें पैसा चाहिए। पैसा किससे आएगा? या तो बोरिंग्स करो या अपने एसेट्स को बेचो। और वो किस में होएगा? बोरिंग्स करना और कैपिटल अकाउंट में तो होगा ना। अब भी समझे नहीं समझे? आगे, एब्जॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट, एब्जॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। अब तो कोई समझा दो। एक समझा दिया, सारा पूरी क्लास को लेकर चलते हैं लवन ने। कोई कंपटीशन दे दो। समझाया था लास्ट क्लास में? नहीं समझाया था? समझाया था मैंने, एब्जॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। अरे पैसा एक्स्ट्रा होगा तो जो तुम्हारी लाइबिलिटी है उसको पे कर दो, या पैसा एक्स्ट्रा है तो एसेट परचेज कर लो। अभी भी समझ में आया नहीं आया? एब्जॉर्ब सरप्लस, तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वो किस में लगा दो ना, कैपिटल अकाउंट में लगा दो। कैपिटल अकाउंट में तो दो चीज है ना, एसेट या फिर लाइबिलिटीज। पैसा एक्स्ट्रा तो एसेट परचेज कर लो, एसेट भर जाएगी, या अपनी जो बोरिंग है उसको क्या कर दो, पे ऑफ कर दो, तो लाइबिलिटीज तुम्हारी खत्म हो गई। बेटा तुम लोगों के लिए तो डंडे रखने पड़ेंगे सच्ची में। अब भी तुम नहीं पढ़ रहे, अगस्त खत्म हो गया, अब तुम्हारे सेमेस्टर्स आने वाले हैं, मतलब सेमेस्टर्स बोल रहा हूँ, हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, और ऐसे बैठे होते हैं क्लास में एकदम ब्लैंक। क्या बताया? ये छुट्टी पे? अच्छा सोते रह गए। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स है कैपिटल अकाउंट में? बोलो 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 बोलो। या तो बोरिंग्स करेंगे एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर ऊपर का ही नहीं बता पाए ये तो कहाँ से ही बता दोगे? बोरिंग्स एंड लेंडिंग, अब मैं नहीं बता रहा, चलो मैं आगे से क्लास चालू कर रहा हूँ। मैंने कोई वो थोड़ी ना ले रखा है बार बार बताने का। तो मैं सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर आ रहा हूँ, किसका? अब दो ही तो पॉइंट बचे हैं, इतना भी बता ही दो आप। बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इट इंक्लूड्स, चलो, all transactions relating to borrowing from abroad by the private sector, government, etc. Receipts of such loans and payment of loan by foreigners are recorded on the credit side। ध्यान से पढ़ लो एक बार, कोई जल्दी नहीं है। फॉरेनर्स ने हमसे पैसे लिए, इंडियन गवर्नमेंट से, बाहर की किसी कंट्री वाले बंदे ने इंडियन गवर्नमेंट से पैसे लिए। अब वो उस पैसे की क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो इंडिया के पास पैसा आएगा कि जाएगा? इंडिया के पास पैसा आएगा, तो उसको किस में लिखोगे? रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर्स। अभी तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय फॉरेनर्स, कौन लोन के पैसे पे कर रहा है? फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। किस साइड पे लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट लेंडिंग अब्रॉड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द negative or the debit side। All the transactions of lending to abroad by the private sector and government lending abroad and repayment of loans to abroad is recorded as a negative or a, बार बार बोल रहा हूँ ना, फिर उसी चीज को कंटिन्यू। ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड बाय द प्राइवेट सेक्टर, अब किसने लेंड करा है? फॉरेनर से लेंड करा है। लेंडिंग बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट लेंडिंग अब्रॉड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू अब्रॉड, फॉरेनर्स वालों ने पैसा दिया हमें और हम उसकी लोन की क्या कर रहे हैं? रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू अब्रॉड, अब हम उनको पैसे वापस कर रहे हैं, इज रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव और डेबिट साइड। बोलो अब क्लियर? क्लियर? पूरी पिक्चर चला सकते हो अब दिमाग में, क्या क्या पड़ा कैपिटल अकाउंट के अंदर? बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल होता है, लेकिन मैं समझाने में कंजूसी थोड़ी ना करता हूँ, हर चीज समझा देता हूँ आप लोगों को। तो तुम्हारी बारी आती है तो सेकंड वाले में बोला हमने बाहर वालों से पैसा लिया, फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट से हमने पैसा लिया, अब हमें उनको पैसा देना है, तो इंडिया से तो पैसा जा रहा है, तो किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पर। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, आज ये नहीं है?
क्या हो गया जी? Investment to and from abroad. It includes investment by the rest of the world in the shares of an Indian company real estate in India. तो बाहर वाला बंदा इंडियन कंपनी में पैसे लगा रहा है या शेयर्स में पैसे लगा रहा है. Such investment from abroad are recorded on the credit side as they bring in the foreign exchange. नेक्स्ट क्लास में फिर से ना क्वेश्चंस पूछूंगा इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कि इसमें क्या था इसमें क्या था और तुम लोगों ने नहीं आंसर दिया. सच्ची बता रहा हूँ. मेरे पास एक बंदा है उसको टाइकांडो आता है. बहुत पिटवाऊंगा उससे. इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन उसको मैं इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी. अरे प्यार से पढ़ लिया करो, समझ जाते हो कॉन्सेप्ट. दिमाग में घर पे जाके 20 मिनट रिवाइज करके आया करो. तुम भी खुश मैं भी खुश, दोनों के नंबर आएंगे अच्छे खासे. इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन रेजिडेंट इन द फॉरेन कंपनीज. अब इंडियन वाले बंदे ने, मैंने किसी यूएसए कंपनी के अंदर पैसा लगाया, किसी बाहर में कोई प्रॉपर्टी परचेज करी. सच इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड. अब मेरे तो पैसा गया था, इंडिया से तो पैसा गया मेरा, उसको किस में लिखेंगे? डेबिट साइड पे. दे लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, चलो. फिर मैंने सिखाया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और क्या सिखाया था? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था, इसको नहीं बता रहा. अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ना, ये डॉलर्स की जो सेविंग्स है, किसकी प्रॉपर्टी है? हमारी के उसकी गवर्नमेंट की सरकार के पास जो वो पड़े हैं रिजर्व्स, वो किसकी प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट की. अ चेंज इन रिजर्व सर्व एज द फाइनेंसिंग आइटम इन इंडिया बीओपी. A change in the reserve serve as the financing item in the India's BOP. अब एक और ऐसी लाइन आ गई जिसका क्या मतलब होता है? चेंज इन रिजर्व सर्व एज द फाइनेंसिंग आइटम इन इंडियाज बीओपी. अगर कल को हमें बीओपी करनी है, बीओपी का मतलब एक्सपोर्ट्स करना, इम्पोर्ट्स करना, सॉरी, मान लो इम्पोर्ट्स करना है, तो जॉन से क्या करा? कुछ सामान मंगवाया. जॉन क्या लेगा? गांधी जी के पैसे, डॉलर्स. डॉलर्स लेगा. तो डॉलर्स किससे लेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ही तो लेंगे. तो अ चेंज इन द फॉरेन रिजर्व्स, अ चेंज इन द रिजर्व्स सर्व एज द फाइनेंसिंग आइटम इन द इंडियाज बीओपी. तो बीओपी को फाइनेंस कौन करेगा? पैसे कौन देगा? रिजर्व से ही तो पैसे आएंगे. सो एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड एनी एडिशन टू दिस रिजर्व्स आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड. एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. एनी विड्रॉल, एनी विड्रॉल, पैसा निकालना, क्या कर दिया हमने? क्रेडिट साइड पर. क्रेडिट साइड तो अच्छी वाली साइड होती थी, पैसा आता था क्रेडिट साइड पे लिखते थे. और एनी एडिशन मतलब रिजर्व्स आ रहे उसको किस में लिखते थे? क्रेडिट साइड पे लिखते थे. और यहाँ पर तो सर बात पलट दी आपने. और ये कैसे हो गया? एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. मतलब अगर रिजर्व से पैसे निकाला तो किस साइड पे जाएगा? और अगर कुछ एडिशन करी तो उसमें कौन सी साइड पर जाएगा? डेबिट साइड पर. तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब से वही तो बोल रहा हूँ. अभी तक तो ये पढ़ते आ रहे थे, अब क्या हो गया सर? ये तो चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ा रखा है लवन्या? और लवन्या से पूछता हूँ, याद है? नहीं, बहुत पहले पढ़ा था. एनी विद, देखो ना, जो अकाउंट्स वाले बच्चे पहले वो समझ लो. जो मेरे लिए डेबिट होता है वो बैंक के लिए क्रेडिट होता है. और जो मेरे लिए क्रेडिट होता है वो बैंक के लिए क्या होता है? डेबिट होता है. क्योंकि जो मेरे लिए एसेट है वो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी. अब एक बात बताओ, ये जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, ये क्या किसका है? ये किसका है? गवर्नमेंट का. और गवर्नमेंट का वो होल्ड कौन करता है? आरबीआई. तो एसेट किसकी है? गवर्नमेंट की. और लाइबिलिटी किसकी है? आरबीआई की. कि आरबीआई को जब गवर्नमेंट बोलेगी तो उसको पैसा देना पड़ेगा. तो जो गवर्नमेंट का डेबिट है वो आरबीआई का क्रेडिट है. और जो इसका जो क्रेडिट है वो उसका क्या है? डेबिट है. क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए क्या है? एसेट है. और ये इसके लिए क्या है? लाइबिलिटी. पहले इतनी सी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो. अरे आप अकाउंट्स तो पढ़ते हो. चलो सुनो. अब मैं वो लाइन स्किप करवा देता, वही अच्छा था. अब मैं बताता हूँ, सुनो.
आपके पास आपका पैसा है, वो क्या है आपके लिए एसेट, कल को बिजनेस में यूज होएगा। एसेट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं अकाउंट्स के अंदर, डेबिट करते हैं। लवन्य थोड़ा सा कॉर्पोरेट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर एसेट कम होएगा तो क्या करते थे, क्रेडिट कर देते अकाउंट्स में। अब एक बात बताओ, ये जो पैसा है कैश जो है, ये आपने किस में डाल रखा है, बैंक के अंदर। आपने किस में डाला है, बैंक के अंदर। बैंक के अंदर जब आप पैसे डालते हो, मान लो आपके पहले 10,000 रुपए पड़े हुए थे, आपने और 10,000 रुपए डाले, तो बैंक के लिए एसेट है कि लाइबिलिटी, आपका पैसा वापस करना है, तो बैंक के लिए जो आपके लिए जो एसेट है वो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी। इसमें अपोजिट रूल नहीं लगता, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, आपके लिए जब एसेट जब बढ़ा, कैश बढ़ा तो डेबिट, बैंक के अंदर जब कैश बढ़ा तो बैंक के लिए क्या, आपके लिए आपने बैंक से पैसा निकाल लिया, ठीक है, आपने बैंक से पैसा निकाल लिया, एसेट आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो उसको क्या करते हो, क्रेडिट। और बैंक की तो लाइबिलिटी कम हो गई ना, बैंक की लाइबिलिटी मान लो पहले 20,000 था, अब आपके बैंक में सिर्फ कितना पैसा है, 10,000, तो बैंक की लाइबिलिटी कम हुई तो क्या करा, डेबिट। तो आपका क्रेडिट बैंक का क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्लास 11 में समझाया था बचपन में, बीआरएस बनाते थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पासबुक और कैश बुक, उस हिसाब से था ये। तो अब अगर मैं बात करूं, ये जो एसेट है किसकी है, सरकार की, और आरबीआई की क्या है ये, लायबिलिटी, कि सरकार का जो रिजर्व है वो हमें क्या करना है, वापस करना है। तो इसलिए यहाँ पे चीजें क्या हो जाएंगी, अपोजिट गेम प्ले करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रेडिट साइड पे किसको रिकॉर्ड करोगे, विड्रॉल्स को, और एडिशन में किसको रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। लाइबिलिटी का केस लगा दो, कैपिटल का केस लगा दो, कैपिटल लाइबिलिटीज का केस लगा दो, ठीक है। बोलो समझे नहीं समझे, थोड़ा बहुत समझ में आया। इसको थोड़ा सा रट्टा मार लेना, वरना मैं आपको स्पेशली अलग से समझा दूंगा, ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट चेंज इन द रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड इन बीओपी अकाउंट एंड नॉट रिजर्व्स। तो अगर रिजर्व्स के अंदर कोई चेंज आता है तो वो किसमें लिखते हैं, किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है, बीओपी में रिकॉर्ड करना है, एंड नॉट द रिजर्व्स। इस लाइन का कोई वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि चलो, अब बात करते हैं किसका, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता था वैसे, पैसा आता था या जाता था, किस रीजन की वजह से, एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज आता था, वो वाला अकाउंट कौन सा था, अपना कैपिटल अकाउंट था, ठीक है। द ट्रांजेक्शंस विच लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पैसा आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने लोन लिया है फ्रॉम एब्रॉड, या फिर सेल करी है हमने कोई एसेट, या फिर कोई शेयर बेचा है किसके अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर। मेरी एक एसेट थी, घर था फॉरेन कंट्री के अंदर, उसको बेच दिया, पैसा किस में आएगा, डॉलर्स में आएगा, आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट और द पॉजिटिव साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। Similarly, transaction with the outflow of foreign exchange like repayment of loans, लोन के पैसे वापस करें, परचेज करी कोई एसेट, या फिर किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करें, रिकॉर्ड करोगे डेबिट और द नेगेटिव साइड। द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द, तो जो नेट वैल्यू जो आएगी ना, कितना पैसा इनफ्लो हुआ कितना पैसा आउटफ्लो हुआ, नेट निकाल दोगे, सर 1,000 रुपए गए 500 रुपए आए, तो नेट में क्या आ गया, 500 रुपए आए, उसको क्या बोलेंगे, इट इज द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। वो बैलेंस किसका होगा, कैपिटल अकाउंट का होगा, ठीक है। कुछ पैसा जा रहा है कुछ पैसा आ रहा है, नेट ऑफ करके बैलेंस निकाल दो। सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट अराइजेस, सरप्लस कब होगा, अच्छी बात कब होगी, जब क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स। क्रेडिट आइटम्स इनफ्लो को किससे ज्यादा होगी, आउटफ्लो से, मतलब क्रेडिट वाली साइड ज्यादा होगी किससे, डेबिट वाली साइड से। इट इंक्लूड्स नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल। Deficit in the capital account arises when the debit items are more than the credit items. Debit item मतलब outflow, debit item बोले तो outflow, more है किससे, inflow से। It indicates net outflow of capital, पैसा जा रहा है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, फटाफट से पढ़ लो डिफरेंस को, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। अगर हम बात करते हैं करंट अकाउंट के अंदर, तो करंट अकाउंट में तीन चार चीजें आती है, विजिबल ट्रेड आता है, इनविजिबल ट्रेड आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं, और इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स की जो हमने बात करी थी। कैपिटल अकाउंट में बात करें तो बोरिंग्स एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरिंग्स की बात करते हैं, या तो बाहर वाले को दिया या फिर बाहर वालों से लिया। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, या तो बाहर पैसा लगाया या बाहर वालों ने इंडिया में पैसा लगाया, या फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तीन पॉइंट्स थे हमारे, ठीक है। बोलो क्लियर, मैं कुछ नहीं आ रहा होगा ना समझ, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पढ़ लो एक बार जल्दी से, कोई डाउट है मेरे से पूछ लो। क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस।
ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब क्या होती है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स? द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस क्या होती है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो भी हम अकाउंट जो मेंटेन करते हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, आइटम्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो चीजों के अंदर, autonomous transactions or accommodating transactions. What are autonomous transactions? Autonomous items refers to those international economic transactions. कैसी transactions? Sir, economic transactions. Economic में भी international, which takes place due to some economic motive such as motive है इसके पीछे कुछ आपका क्या है motive है, क्या motive है कि सर हमें profit कमाना था इसलिए हमने ये transaction करी। These items are also known as above the line items. इनको और क्या बोला जाता है? Autonomous items को above the line items. अब इसका मतलब above the line, अरे नाम है ना above the line items. Autonomous transactions are independent of the state of BOP account. For example, if a foreign company is making investment in India with the aim of earning profit, then such a transaction is independent of the country's BOP situation. अगर एक कंपनी बाहर की कंपनी किसमें पैसा लगा रही है? इंडिया के अंदर। एम क्या है? पैसे क्यों लगा रही है? प्रॉफिट कमाने का। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस आइटम। बिकॉज यहाँ पे आपका कोई ना कोई, अगर आपने कोई पैसा लगाया है तो आपके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। या तो इंडिया में कोई बाहर का बंदा पैसा लगा रहा है या इंडिया वाला बंदा बाहर कोई पैसा लगा रहा है और ऑब्जेक्टिव क्या है दिमाग में? प्रॉफिट कमाना। तो उसको ऐसे आइटम को क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस आइटम। बस। ऑटोनॉमस आइटम्स टेक्स प्लेस ऑन बोथ करंट अकाउंट में हो सकती है, कैपिटल अकाउंट में भी हो सकती है। कैपिटल अकाउंट बोले तो आपने कोई एसेट्स वगैरह परचेज करी बाहर की, ठीक है, फॉर अर्निंग सम प्रॉफिट्स, और उसको थोड़े टाइम के बाद क्या कर दिया? बेच दिया, ठीक है। और करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में क्या आते हैं? गुड्स, विजिबल आइटम्स। तो आपने कोई गुड्स परचेज करे बाहर से और इंडिया में लाके क्या कर दिया? बेच दिया। तो ये भी क्या था? आपने ट्रांजेक्शन क्यों करी? प्रॉफिट कमाने के लिए। वो भी कौन सी आइटम हो गई? ऑटोनॉमस आइटम हो गई। ऑन द करंट अकाउंट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स आर ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस ऑन द करंट अकाउंट। तो गुड्स की अगर हम बात करेंगे तो कैसी आइटम्स है? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब मर्चेंट्स, मर्चेंट्स बोले तो ट्रेडर्स, डीलर्स। वो गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं किसके लिए? मजे के लिए, प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट्स के लिए। ऑन द कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर ऑटोनॉमस आइटम्स। तो लोन्स वगैरह लिया किसने? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने लिया, किस चीज के लिए? अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस। सरप्लस और डेफिसिट इन बीओपी, ऑटोनॉमस आइटम्स आर कॉल्ड बीओपी इम्बैलेंस। बीओपी सरप्लस और डेफिसिट, तो इसमें भी सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है, तो इम्बैलेंसेस रहते हैं ऊपर या नीचे, सरप्लस या डेफिसिट। तो बीओपी अकाउंट इज इन सरप्लस व्हेन द ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स आर मोर देन द ऑटोनॉमस पेमेंट्स। रिसिप्ट्स ज्यादा है किससे? बोलो, पेमेंट से। पैसा आ रहा है किससे? ज्यादा, पेमेंट से। बीओपी इज डेफिसिट व्हेन द ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स आर लेस देन द ऑटोनॉमस पेमेंट्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स की अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर अकोमोडेटिंग आइटम्स? देखो जल्दी से। अकोमोडेटिंग आइटम्स रेफर्स टू द ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आ रहा है? गैप आ रहा है। मतलब सरप्लस इज इक्वल्स टू डेफिसिट नहीं है, या तो सरप्लस ज्यादा है या फिर डेफिसिट ज्यादा है, या सरप्लस कम है डेफिसिट कम है, मतलब कुछ भी क्या है? डिफरेंस। और इस डिफरेंस को हमें क्या करना है? खत्म करना है। तो कोई भी आइटम जो कि करी गई इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए उसको क्या बोलेंगे? अकोमोडेटिंग आइटम्स। दैट इज सच ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट। हमें लॉस हो रहा था, हमने क्या करा? एक बेसिकली ट्रांजैक्शन करी जिससे हमें क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता। लेकिन सोचो सोचो वो क्यों करा गया? किसी एक लॉस को कवर करने के लिए। और सरप्लस इन द ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, तुम समझो ना, एक ट्रांजेक्शन करी गई प्रॉफिट के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोनॉमस। अकोमोडेटिंग क्या था? किसी गैप को फुलफिल करने के लिए। एक ट्रांजेक्शन में हमें क्या होगा? मान लो मैंने क्या करा, देखो ध्यान सुनो। एफबी जानते हो? एफबी फेसबुक। फेसबुक यूएसए की कंपनी है, इसके शेयर्स बिकते हैं, ध्यान से समझना। मैंने इसके कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करा, मान लो 2019 के अंदर। एक शेयर मुझे पड़ा $100 रुपए का। कितने का? $100 का। 2019 के खत्म होते होते, मैंने बिगनिंग में डाल दिए थे, 2019 के खत्म होते होते ये शेयर आ गया $80, $80 पर। तो मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। तुम ध्यान से देखना, मैंने ये ट्रांजेक्शन क्यों करी थी? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन थी? ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये शेयर की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। मैंने और शेयर्स परचेज करे, मैंने और शेयर्स परचेज करे। मान लो मैंने इस दिन 10 शेयर्स परचेज करे थे, $100 का एक शेयर था। फिर मैंने क्या करा? 2019 के एंड में और शेयर्स परचेज कर लिए। कितने शेयर्स परचेज करे? 10 शेयर्स और परचेज कर लिए। किस रेट पर? 80 के हिसाब से।
क्यों? ताकि मैं लॉस को कम करूं। देखो पहले मेरा लॉस कितने का था, ध्यान से सुनो। मेरे पास 10 शेयर्स थे और एक शेयर की वैल्यू में कितना डिफरेंस आ गया था, 20 रुपए का। तो मुझे कितने का लॉस हो रहा था, $200 का। अब अगर मैंने 10 शेयर परचेज करे कितने भाव पर, 800 पर, मैंने कितने पैसे, 80, 800 रुपए लगाए। और पहले मैंने कितने पैसे लगाए थे, $1000। डिवाइडेड बाय अगर मैं कर दूं कितने शेयर्स, पहले भी 10 शेयर अब भी 10 शेयर, कितने शेयर्स, 20 शेयर्स। तो अब 1800 रुपए में कितने शेयर्स है मेरे पास, 20 शेयर्स है। तो टोटल अगर मैं देखूं तो कितने कितने हो गया, $900। नहीं, कितने का हो गया, 90, $90 ना, $90। पहले एक शेयर कितने का था, 100 का। अब एक शेयर कितने का है, 90 का। पहले मेरा लॉस कितने का था, $200। अब मेरा लॉस कितने का है, 90 से 80, कितना डॉलर्स, $10। और कितने शेयर, 10, अब कितने डॉलर का लॉस है, 100। तो लॉस मेरा कम नहीं हुआ, पहले $200 का लॉस, अब कितने का डॉलर का लॉस, $100 का लॉस। तो कोई ट्रांजेक्शन करी गई अपने लॉस को कम करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, अकोमोडेट। नहीं आया, अच्छा जाओ, किसको नहीं आया, आ गया, एग्जाम्पल पूछूंगा ना। आया गुण, आ गया, आज समझाओ फिर सबको, आ गया, समझा, चलो बता क्या करा मैंने जल्दी से। Accommodating transactions are compensating capital transactions which are meant to correct the disequilibrium in the autonomous items of the balance of payment। तो हमें करेक्ट करना है क्या, disequilibrium। मतलब अगर डेफिसिट है तो हमें उसको क्या करना है, कम करना है। ये जो डिफरेंस जो आ रहा है $200 का, उसको हमें क्या करना था, कम करना था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन द बीओपी देन द डेफिसिट इज सेटल्ड बाय द कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड। अगर डेफिसिट आ जाता है किसके अंदर, बीओपी के अंदर, उसको पूरा किससे करेंगे, कैपिटल इनफ्लो करेंगे, अब्रॉड से लोन ले लेंगे ना। हमारी सरकार क्या करती है, जब सरकार के पास पैसे की कमी होती है तो वो फॉरेन गवर्नमेंट से क्या ले लेती है, लोन ले लेती है। द सोर्सेज यूज्ड टू मेट अ डेफिसिट इन बीओपी आर, तो बीओपी के अंदर डेफिसिट पूरा किससे करोगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, बोरिंग फ्रॉम आईएमएफ और फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज, बोरिंग फ्रॉम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे पैसे ले लो, या फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज से ले लो। ठीक है, बोलो डन, चैप्टर खत्म हो गया क्या, अभी भी है। तो पहले डिफरेंस पढ़ लो इनके बीच में, ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच। Disequilibrium in the balance of payment, there is little possibility of the balance of payment to be in equilibrium। मतलब दोनों चीजें बराबर है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों बराबर है, या इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो दोनों बराबर है। गिवन during a given period of time disequilibrium in BOP of a country may be either in the form of deficit, या तो deficit ज्यादा होगा as compared to surplus। a surplus in BOP does not pose much of a problem। surplus में आएगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या हमें, नहीं। However, a deficit often creates difficulty problem for the economy। Deficit in the balance of payment account arises when the inflows on account of autonomous transactions are less than the outflows on the account of such transactions। तो inflows जो है वो कम है as compared to the outflows किसकी, autonomous transactions। autonomous transactions क्या होती है, transactions which are done for earning profits। अब जो आपने ट्रांजेक्शन करी उससे आपको प्रॉफिट आया, नहीं आया, क्योंकि आपका क्या हुआ है, आपका क्या हुआ, इनफ्लोज आर लेस देन आउटफ्लोज, डेफिसिट हो गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से। ऑन द अदर हैंड इफ टोटल इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एक्सीड टोटल आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन देन इट इज अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, इजी, इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं था। डेफिसिट वगैरह के अंदर मैडम चीख चीख के क्या करेंगे। चलो, समझे नहीं समझे, चलो इसको तो